हाँ बेटा, जो मैंने आपको पिछली जो वीडियो में पढ़ाया, वो क्या पढ़ाया आपको मैंने? विद्युत धारिता के बारे में। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो विद्युत धारिता होती है सी, वो होती है Q बटे V। ठीक है, क्योंकि हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा कि Q इक्वल टू क्या होता है आपका CV, तो C इक्वल टू क्या होगा आपका Q बटे V। अब बेटा यहां पर कभी कभी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और क्वेश्चन क्या बनता है कि यदि मैं किसी चालक को दिया गया आवेश बढ़ाऊं, अगर मैं Q के मान में वृद्धि करता हूं तो बताओ धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विभव V के मान में वृद्धि करता हूं तो बताओ धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बताओ, आप सोचो। हाँ बेटा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर मैं Q के मान को बढ़ाऊंगा तो बताओ धारिता बढ़ेगी या घटेगी? बोलो, धारिता बढ़ेगी या घटेगी? बोलो, बढ़ेगी ना, धारिता बढ़ेगी। आप सब लोग ये कहेंगे कि अगर मैं Q के मान को, क्योंकि C बराबर क्या Q बटे V, अगर मैं Q के मान को बढ़ाऊंगा तो धारिता बढ़ेगी, और बेटा V के मान को बढ़ाऊंगा तो धारिता घटेगी। मतलब आवेश बढ़ाने पर धारिता बढ़ती है और विभव बढ़ाने पर धारिता घटती है। बेटा ये गलत है, ये गलत है, ऐसा मत सोचना। क्यों क्यों गलत है? जैसे आपको मैं ध्यान होगा तो मैंने आपको पढ़ाया Q इक्वल टू क्या होता है आपका CV। मैंने फॉर्मूला पढ़ाया कि यह पाया गया कि किसी चालक को दिया गया आवेश किसके समानुपाती होता है? विभव के मान के क्या होता है? समानुपाती। ये पढ़ा है मैंने। तो मैंने क्या बताया वो Q समानुपाती V, ठीक है। अब फिर मैंने क्या लिखा Q इक्वल टू CV, और मैंने क्या बताया यहाँ पे C क्या है? C क्या है यहाँ पे? एक समानुपाती नियतांक है। बोलो है या नहीं? अब C यहां पर एक समानुपाती नियतांक है, तो अगर C यहां पर क्या है? समानुपाती नियतांक, तो ये समानुपाती नियतांक है, नियतांक। तो नियतांक का मतलब क्या हो गया? क्या हो गया नियतांक का मतलब? नियतांक का मतलब हो गया फिक्स। भाई नियतांक का मतलब नियत संख्या फिक्स है, इसकी वैल्यू अलग ही हो नहीं सकती। तो यहां पे C का मतलब क्या बेटा? ये वैल्यू तो फिक्स है, जो ना तो बढ़ सकती है और ना ही घट सकती है, क्योंकि C को हम लोगों ने नाम दिया नियतांक। और जो नियतांक होते हैं इसका मतलब इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू फिक्स है। भैया जैसे आपने कूलाम का नियम पढ़ा, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो K क्या वहां पे? समानुपाती नियतांक, जिसकी वैल्यू फिक्स थी वायु में 9 गुना 10⁻9। तो ऐसे यहां पे C क्या है? समानुपाती नियतांक है, जिसकी वैल्यू क्या बच्चों? जिसकी वैल्यू फिक्स है, बिल्कुल। कितनी है? ठीक है। अब इसकी वैल्यू जो C है ये फिक्स है, यहां पर नियतांक है, तो हम यहां पर ये नहीं कह सकते कि और जो नियतांक है इसका मान ना तो Q पर डिपेंड करेगा ना V पर। तो ध्यान रखना, जिस फॉर्मूले में जो चीज नियतांक होती है वो उस पर डिपेंड नहीं करेगी। तो इस फॉर्मूले में C का मान ना तो Q पर निर्भर करेगा ना ही V पर निर्भर करेगा। तो ये चीज बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए कि C का मान क्या होता है? Q व V पर निर्भर नहीं करता। और देख लो, वैसे भी देख लो, अगर मैं आपसे ये, जैसे मैं एक वे बर्तन लेता हूं, ठीक है, ये मैंने कोई बर्तन लिया, अब ये बर्तन 5 लीटर का है मान लीजिए, तो इसकी धारिता कितनी है? 5 लीटर फिक्स है। अब ऐसा थोड़ी होगा कि इसमें पानी डालने पर ये 20 लीटर पानी ले लेगा। पानी मत डालो तो भी 5 लीटर पानी ग्रहण करेगा। नहीं, इसमें पानी से भर दो तो भी 5 लीटर धारिता फिक्स है। ऐसा नहीं कि पानी डालने पर क्या होगी, इसकी धारिता बढ़ेगी। तो उसी तरीके से जैसे ये कोई चालक है, ये कोई चालक है, अब जैसे इस बर्तन की धारिता फिक्स है पानी ग्रहण करने की, उसी तरीके से इस चालक की भी धारिता क्या बेटा? फिक्स है। क्या ग्रहण करने की? आवेश ग्रहण करने की। बोलो आई नहीं? ठीक है, इस चालक की धारिता फिक्स है। क्या ग्रहण करने की? आवेश ग्रहण करने की, कि इसकी एक लिमिट है कि इतना ही आवेश, जैसे ठीक है, इतना आवेश से ग्रहण करेगा, इसकी क्षमता इतनी है। ठीक है, तो जैसे इस बर्तन की क्षमता फिक्स है तो ऐसे इसकी क्षमता फिक्स है। ऐसा नहीं होगा कि इसमें पानी की मात्रा बढ़ाने पर इसका क्या बढ़ जाए? क्या बढ़ जाए? इसकी क्षमता बढ़ जाए, या इस पर आवेश की मात्रा बढ़ाने पर इसकी क्षमता बढ़ जाए। नहीं, इसकी धारिता फिक्स है। तो ये धारिता है C, ये आवेश और विभव के मान पर निर्भर नहीं करती। अब बेटा, अब हम यहां पर कुछ वस्तुओं की धारिता निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे अपना हम पहला टॉपिक लेते हैं, ठीक है, पहला टॉपिक है
गोलीय चालक की विद्युत धारिता। ठीक है बेटा, ये आपका टॉपिक है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको धारिता निकालनी किसकी, किसी गोलीय चालक की विद्युत धारिता निकालनी है। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे। अब आपको जब भी कहीं कोई भी क्वेश्चन आए और उसमें आपसे बच्चे ये पूछ जाए कि विद्युत धारिता बताओ, ठीक है, या चालक की धारिता बताओ, तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, उसके अलावा अभी दुनिया में कोई फॉर्मूला नहीं है। क्या धारिता निकालने क्या तरीका है, जो आवेश है उस आवेश को किससे भाग दे दो, विभव से भाग दे। ठीक है, जो आपका आवेश है Q, उस आवेश Q को आप विभव V से भाग दे दो, तो क्या आ जाएगी, गोलीय चालक की धारिता आ जाएगी। किसी भी चालक की, किसी की धारिता निकालनी हो, हर किसी की धारिता निकालने का एक ही फॉर्मूला है कि आप किसी तरीके से Q निकालो, ठीक है, किसी तरीके से क्या निकालो, V निकालो, और उस Q को किससे भाग दे दो बेटा, V से भाग दे दो, तो क्या आ जाएगी, धारिता आ जाएगी। क्लियर, कोई परेशानी नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। अब इधर देखो बेटा आप, तो C इक्वल टू, ठीक है, तो C इक्वल टू क्या, Q बटे V, ये आपको ये फॉर्मूला निकालना। अब आपको क्या दिया है, आपसे कहा गया एक चालक गोला है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों, कैपिटल R है। ठीक है, एक चालक गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। इस चालक गोले को मैंने आवेश दिया। बेटा चालक की एक प्रॉपर्टी होती है, जब भी हम चालक को आवेश देते ना, तो बेटा आवेश क्या होता, आवेश उस चालक के क्या होता, पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। ठीक है, जैसे ये कोई चालक गोला है, इसे मैंने आवेश दिया, तो आवेश क्या हो गया, इस चालक गोले के पृष्ठ पर क्या हो गया, एक समान रूप से फैल गया। मैं कह रहा हूं एक चालक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है, और इसे मैंने कितना आवेश दिया, Q आवेश दिया। अब मेरे से कहा गया कि जी इसकी विद्युत धारिता बताओ, तो मैं कहूंगा भैया इसमें क्या है, विद्युत धारिता किसी की निकालिए, इसका एक ही फॉर्मूला, C बराबर क्या होता है, Q बटे V। क्या होता है, Q बटे V। अब मैं क्या निकालूं, मुझे ये तो दिया कि इस चालक गोले को Q आवेश दिया, बस मुझे क्या निकालना, V निकालना। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि चालक गोले के अंदर कहीं पर भी विभव निकालो, चालक गोले के अंदर हर जगह विभव क्या होता है, एक समान, और कितना होता है, जो उसके पृष्ठ पर होता है। ये तो बताया मैंने आपको कि चालक गोले के अंदर जो विभव होता है वो क्या होता है, एक समान, और कितना होता है, जो उसके पृष्ठ पर। तो बेटा अगर मैं इससे कहूं कि इसके पृष्ठ पर विभव कितना होगा बच्चों, तो कितना होगा बोलो, KQ बटे कैपिटल R। ये तो बताया ना, KQ बटे कैपिटल R। तो चालक गोले के पृष्ठ पर कितना होगा, KQ बटे कैपिटल R होगा, V इक्वल टू KQ बाई कैपिटल R। ठीक है, तो अब आपको पता है C इक्वल टू क्या होता है, Q बटे V, और V क्या होता है, चालक गोले के पृष्ठ पर अंदर कहीं भी निकालो विभव कितना होता है, KQ बटे कैपिटल R। ठीक है, तो क्या करना, भाग दे देना। तो C का फॉर्मूला क्या है बच्चों, Q बटे V। V कितना बेटा, V कितना आपका, KQ बटे कैपिटल R। क्लियर, Q ने Q को मार दिया। क्लियर, तो C इक्वल टू क्या आ गया आपका, R ऊपर आ गया, K नीचे रह गया, तो R बटे K। तो बेटा गोलीय चालक की धारिता क्या आ गई, R बटे K आ गई। ठीक है ना। अब देखो, अब आप सबको पता है जो K होता है, अगर मैं वायु की बात करूं, ये गोला किस में रखा है, वायु में, इसके चारों ओर क्या बेटा, वायु है। तो K की जो वैल्यू होती है वो हम सब लोग जानते हैं कितनी होती है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जिस सबको पता है ना, K की जो वैल्यू होती है, कूलाम वाले उसमें पढ़ा होगा, कूलाम जो बल है F इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो वहां पे मैंने बताया क्या, K का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता। ध्यान होगा थोड़ा बहुत तो ये। ठीक है, तो अभी ये ध्यान रखो, K इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा रख दो यहाँ पे। तो C इक्वल टू क्या गया बच्चों,
आर बटे के की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बेटा। तो अब ये जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सी इक्वल टू कितना आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा तो कितना आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो आप या तो ऐसे ध्यान रखो कि किसी गोलीय चालक की धारिता क्या होती है आर बटे के होती है, या किस तरह ध्यान रखो आर बटे के या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये फॉर्मूला है। क्या इस फॉर्मूले में सी समानुपाती नियतांक है? इसमें थोड़ी है। अरे सी समानुपाती नियतांक मैंने किस फॉर्मूले में बोला सी इक्वल क्यू बटे वी, इसमें है जबकि इसमें नहीं है। तो इसका मतलब गोलीय चालक की जो धारिता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है। तो अब आपसे कहा जाए कि गोलीय चालक की धारिता किस किस पर निर्भर करती है? बोलो त्रिज्या पर निर्भर करेगी नहीं करेगी? बड़ी आर होगी तो धारिता क्या होगी बड़ी होगी, क्योंकि इस फॉर्मूले में सी समानुपाती नियतांक नहीं है। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता या वायु की विद्युतशीलता। बेटा ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। जैसे वायु में रखेंगे तो इसका मान अलग है। अगर इसी गोले को मैं किस में ले जाकर रख दूं पानी के अंदर ले जाकर रख दूं, किस में ले जाकर रख दूं इसको, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अलग हो जाएगी। मतलब ये चीज किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है माध्यम के अकॉर्डिंग। अलग अलग माध्यम में सी की वैल्यू क्या होती है अलग अलग होती है। तो बेटा आपसे कहा जाए कि किसी गोलीय चालक की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो बोलो आप किस किस पे बोलोगे? देखो ध्यान से, क्या गोलीय चालक की धारिता आवेश पर निर्भर करती है? बोलो क्या गोलीय चालक की धारिता आवेश पर निर्भर करती है? नहीं करती। क्या गोलीय चालक की धारिता विभव पर निर्भर करती है? नहीं करती। क्या गोलीय चालक की धारिता त्रिज्या पर निर्भर करती है? करती है, क्योंकि इस फॉर्मूले में सी समानुपाती नियतांक नहीं है। तो यहां पर गोलीय चालक की धारिता किस पर निर्भर करती है बच्चों? त्रिज्या पर निर्भर करती है। तो हम क्या बोलेंगे कि गोलीय चालक की धारिता किस पर निर्भर करती है? पहला पॉइंट गोले की त्रिज्या पर। इन सब के आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप इसे चाहे फोटो पोस्ट कर लेना, तो आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, पीडीएफ फाइल में आप वो कर लेना, ठीक है ना। गोले की क्या त्रिज्या, ठीक बेटा, ब्रैकेट में कैपिटल आर। तो एक तो गोलीय चालक की धारिता किस में करती है गोले की त्रिज्या पर, कैपिटल आर पर निर्भर करती है। देख लो फॉर्मूला देख रहे हो। दूसरा किस पर डिपेंड कर रही है बेटा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट कब चेंज हो रहा है? एप्सिलॉन नॉट इस जीरो का मतलब है माध्यम क्या वायु। अगर वायु के अलावा किसी और में रख तो वैल्यू क्या होगी कुछ अलग होगी। तो मतलब इस चीज को कौन बदलता है? माध्यम बदलता है भाई। अलग अलग माध्यम के लिए ये वैल्यू क्या होगी अलग अलग होगी। तो दूसरा किस पर डिपेंड करती है माध्यम की प्रकृति पर, माध्यम की प्रकृति पर, ठीक है। क्योंकि जो एप्सिलॉन है अलग अलग माध्यम के लिए ये चीज अलग अलग। अब 4 पाई तो नियत संख्या है, ये तो कांस्टेंट है। तो बेटा किसी गोले चालक की धारिता दो चीजों पर निर्भर करती है, किस किस पर? गोले की त्रिज्या पर और दूसरा माध्यम की प्रकृति पर। ये सब आपको पता होना चाहिए और आपको बिल्कुल फॉर्मूला याद होना चाहिए। गोले चालक की धारिता क्या होती है सी इक्वल टू आर बटे के। कैसे निकाला? सी इक्वल क्या होता है क्यू बटे वी, वी क्या होता है के क्यू बटे आर, रख दिया आर बटे के आ गया। और यहां से के की वैल्यू या तो आप आर बटे के से ज्यादा रख लो, या के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, ये ऊपर चला जाएगा। तो सी की वैल्यू क्या आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आएगी। ठीक बच्चों, चलो हाँ बेटा, अब देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी की धारिता का मान बताओ। पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? तो अगला जो अपना टॉपिक है वो है पृथ्वी की धारिता, ठीक है। पृथ्वी की धारिता कितनी होती है बेटा? अब एक चीज बताओ, पृथ्वी गोल है या नहीं है? पृथ्वी गोल है। तो भाई अभी तो हम लोगों ने किसकी धारिता निकाली थी? गोलीय चालक की धारिता निकाली थी। कितनी आई थी बच्चों? सी बराबर आर बटे के। सी बराबर आर बटे के। बोलो आई नहीं आई? या ऐसे ध्यान रखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आई थी। क्लियर?
अब आपको निकाले पृथ्वी की धारिता, तो पृथ्वी भी क्या है, गोल है, गोल, तो पृथ्वी को मैं गोलीय चालक मान सकते हैं, मान सकता, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि हम पृथ्वी को एक गोलीय चालक मान सकते हैं, बोलो होगी नहीं होगी। अब क्या ये बताओ, किसी चालक की धारिता इस बात पर डिपेंड करती है कि चालक को आवेश कितना दिया गया है। अरे गोलीय चालक की धारिता दो चीजों पर डिपेंड करती है, आर पर और माध्यम पर, त्रिज्या पर और माध्यम पे। इस बात पर थोड़ी डिपेंड कर रही है कि पृथ्वी को पहले आवेश दो, फिर पृथ्वी को विभव से भाग दो, तुम निकलेगी। तो हमने देख लिया कोई भी चालक धारिता दो चीजों पर डिपेंड करती है, एप्सिलॉन नॉट पर और आर पर। पृथ्वी के चारों ओर माध्यम क्या है, वायु, और पृथ्वी की त्रिज्या मुझे पता है। तो बेटा हमें पता है कि किसी, ठीक है, पृथ्वी गोल है तो पृथ्वी को क्या मान सकते हैं, हम एक गोलीय चालक मान सकते हैं। तो हमें पता किसी गोलीय चालक की, बेटा किसी गोलीय चालक की जो धारिता है क्या होती है, C इक्वल टू, बोलो क्या होती है, R बटे के। ये तो पढ़ी हमने, ठीक है। अगर मैं पृथ्वी के लिए बात करूं, पृथ्वी की त्रिज्या, हाँ बेटा पृथ्वी की त्रिज्या R कितनी होती है, बोलो कुछ ध्यान है तुम्हें, पृथ्वी की त्रिज्या R कितनी होती है, पढ़ी होगी 11th में भी कहीं ना कहीं ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में डिस्कशन है। 6400 किलोमीटर कितनी होती है पृथ्वी की त्रिज्या, 6400 किलोमीटर बताना चाहिए आपको। पृथ्वी की त्रिज्या होती है बच्चों कितनी, 6400 किलोमीटर, क्लियर। तो यहां से इसका मतलब क्या आ गया कि जो पृथ्वी की त्रिज्या R 6400 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं, 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो अब यहां पे पृथ्वी की धारिता निकालनी है तो रख दो वैल्यू, C बराबर R, R की जगह क्या रख दो बेटा, 6400 गुना में 10⁻³ डिवाइड बाई K। K की वैल्यू कितनी है, K की वैल्यू सब जानते हैं, K की वैल्यू कितनी बताई मैंने, वहां पढ़ी होगी आपने कूलाम वाले चैप्टर में, 9 गुना 10⁻⁹। बिल्कुल भी नहीं पढ़ते आप घर पे जाके, तो हैं वीडियो देखकर बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, मैंने देख लिया, कुछ भी याद नहीं है। K की वैल्यू क्या होती है, 9 गुना 10⁻⁹, तो 9 गुना में 10⁻⁹, क्लियर, ये हो गई। तो अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे बेटा, हैं अब जब इसे हम सॉल्व करते हैं ना, इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर आती है 711 गुना 10⁻⁻⁶, ठीक है। अब धारिता का जो मात्रक होता है ना बेटा, ठीक है, धारिता का मात्रक होता है फैराड। धारिता को हम किससे मापते हैं, फैराड मापते। ये आपकी जो पहली वीडियो है इसकी, उसमें सब कुछ डिस्कशन है कि धारिता का जो मात्रक वो क्या होता है, फैराड। आप पहली वीडियो में जाके मात्रक के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। तो इसकी धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड, ठीक है। तो भैया जो पृथ्वी की धारिता होती है वो कितनी होती है, अब फैराड इसको एफ दर्शाते हैं। तो बेटा जो पृथ्वी की धारिता वो कितनी है, 711 गुना 10⁻⁻⁶ माइक्रो। माइक्रो के लिए सिंबल होता है ये वाला और ये एफ। तो बेटा पृथ्वी की जो धारिता होती है वो कितनी होती है, 711 माइक्रोफैराड होती है, ठीक है। पृथ्वी की धारिता कितनी होती है आपकी, 711 माइक्रोफैराड। ये बिल्कुल आपको रटा होना चाहिए। एक नंबर में कभी कभी क्वेश्चन आता है डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की धारिता का मान कितना होता है, तो कितना बोलेंगे, 711 माइक्रोफैराड। ये वैल्यू रटी होनी चाहिए। पृथ्वी की धारिता कम निकालना पूछेंगे, ये वैल्यू पता होनी चाहिए। अब यहां पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता पेपर में, ठीक है। यहां पर एक क्वेश्चन बनता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और वो क्वेश्चन क्या बेटा, वो क्वेश्चन ये है कि क्या किसी चालक की धारिता 1 फैराड हो सकती है। क्वेश्चन में क्या किसी चालक की धारिता 1 फैराड हो सकती है। ये क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा आपसे एग्जाम में पेपर में पूछा जाता है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि किसी चालक की धारिता 1 फैराड है। बोलो कह सकते हैं क्या,
ठीक है, अब देखो बेटा इसका आंसर हम कैसे देंगे। आप ये बताओ हम कितना, भाई चालक, किसी गोलीय चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता किस बात पर निर्भर करती है? उसकी त्रिज्या पर, मतलब उसके आकार पर, कि उसका आकार कितना बड़ा है, इस बात पर। बड़ा आकार होगा भाई, बड़ा आकार मतलब बड़ी त्रिज्या होगी, धारिता क्या होगी? बड़ी होगी, क्योंकि धारिता किस पर डिपेंड करती है? त्रिज्या पर डिपेंड करती है, आकार पर डिपेंड करती है, बड़ा आकार बड़ी त्रिज्या। अब तुम ये सोचो कि हम कितना बड़ा चालक बना सकते हैं? हैं, कितनी बड़ी वस्तु बना सकते हैं हम? पृथ्वी से बड़ी कोई वस्तु बना सकते हैं क्या? अगर मैं ये कहूं, हम जो अपनी आंखों से अपने डेली लाइफ में जो कुछ देखते हैं, वो सबसे बड़ी वस्तु क्या देख सकते हैं हम लोग? पृथ्वी। पृथ्वी से बड़ी तो हम कोई वस्तु नहीं मान सकते ना, नहीं मान सकते। तो जो अगर मैं पृथ्वी के बराबर चालक मानूं, अगर मैं पृथ्वी को एक चालक मान लूं, तो बेटा पृथ्वी की धारिता कितनी है? यदि मैं पृथ्वी को क्या मान लूं, गोलीय चालक मान लूं, तो पृथ्वी की है, अगर मैं ये कहूं हमें पता बेटा कि मैं पृथ्वी से, भाई कोई चीज पृथ्वी से बड़ी तो हो नहीं सकती। हम सबसे बड़ा चालक कितना बना सकते हैं? पृथ्वी के बराबर बना सकते हैं, पृथ्वी से बड़ा मैं कोई चालक बना ही नहीं सकता। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि पृथ्वी की धारिता कितनी है, तो बताओ कितनी है? 711 माइक्रोफेरेड, 10 की घात -6। अरे 10 की घात -6 आ रही है, बोलो आ रही नहीं आ रही? 711 माइक्रोफेरेड 10 की घात -6। 10 की घात -6 की तो औकात बहुत छोटी है, बोलो है या नहीं है? 10 की घात -6 की औकात बहुत छोटी है, किसकी तुलना में? 1 फेरेड की तुलना में। तो हम ये कहेंगे कि भैया 1 फेरेड तो बहुत बड़ी चीज है, 1 फेरेड तो बहुत बड़ी चीज है। क्यों बड़ी चीज? क्योंकि पृथ्वी से बड़ी तो कोई वस्तु बन ही नहीं सके। अरे अपनी धरती माता से कोई बड़ी चीज है? धरती माता से तो कोई बड़ी चीज है नहीं है। और धरती माता की धारिता कितनी है? 711 गुना 10 की घात -6। तो इससे बड़ा कोई चालक बनाना संभव नहीं है। जब पृथ्वी की धारिता इतनी कम है तो 1 फेरेड तो बहुत बड़ी चीज हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? तो हम क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या देंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी की धारिता क्या होती है, 711 माइक्रोफेरेड होती है, जबकि पृथ्वी से बड़ा कोई चालक बनाना हमारे लिए संभव नहीं है। तो जब पृथ्वी से बड़ा कोई चालक बनाना हमारे लिए संभव है ही नहीं, तो पृथ्वी की धारिता, तो किसी भी चालक की धारिता क्या होगी बेटा? 1 फेरेड से बड़ी नहीं, 1 फेरेड हो ही नहीं सकती, क्योंकि पृथ्वी से ज्यादा धारिता तो किसी की हो ही नहीं सकती। और पृथ्वी की भी कितनी है? बहुत छोटी है, 10 की घात -6 में आ रही है। तो इसलिए कोई भी चालक दुनिया में ऐसा नहीं है जो कितनी धारिता रखे, 1 फेरेड रखें, कोई भी चालक नहीं है। तो इसलिए 1 फेरेड धारिता नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फेरेड तो बहुत बड़ी राशि हो गई, फेरेड तो बहुत बड़ी राशि जो तो किसी के पास हो ही नहीं सकती। तो अगर मेरे से कहा जाए कि भाई इसके पास कितनी धारिता, इस चालक के पास कितनी धारिता है, तो बेटा इसका मतलब धारिता जो होती है वो फेरेड में नहीं मापी जाती, वो धारिता किस में मापी जाएगी? माइक्रो फेरेड में या पिको फेरेड में मापी जाती है। ठीक है, तो जो हमारे पास जो चालक होते हैं ना, क्योंकि फेरेड में तो किसी की वैल्यू है ही नहीं, तो इसलिए जब पृथ्वी की धारिता 10 की घात -6 में, तो इसका मतलब जो भी चालक होंगे उनकी धारिता माइक्रो में ही मापी जाएगी, माइक्रो या माइक्रो से कम। तो इसलिए बेटा जो हम धारिता मापते हैं, किसी चालक की जो धारिता बताते हैं, वो किसमें बताते हैं? माइक्रो फेरेड में या पीको फेरेड में। ठीक है, अब आपको बता कि 1 माइक्रो फेरेड क्या होता है? 1 माइक्रो फेरेड बराबर होता है 10 की घात -6 फेरेड। ठीक है, और 1 पीको फेरेड कितना होता है बेटा? 1 फेरेड होता है 10 की घात -12 फेरेड। ठीक है, तो क्योंकि फेरेड बहुत बड़ी चीज है, इसलिए बेटा हम जो धारिता मापते हैं वो किसे मापते हैं? वो धारिता माइक्रो में या पीको फेरेड में मापते हैं, हम धारिता को फेरेड में बताते नहीं है। तो क्वेश्चन में नहीं है, तो आपसे पूछा कि धारिता पूछ लिए जाए कि बताओ धारिता को माइक्रो या पीको में क्यों बताते हैं, फेरेड में क्यों नहीं बताते? हम कहेंगे भैया फेरेड तो बहुत बड़ी चीज है जो है ही नहीं किसी के पास, तो इसलिए धारिता जो होगी वो किसके रूप में होगी? माइक्रो फेरेड में होगी या पीको फेरेड में होगी। क्लियर बेटा? अगला जो टॉपिक है वो है संधारित्र। क्या है? संधारित्र। ठीक बेटा, यहां तक कि सभी चीजें आप अच्छी तरह से देखना। ठीक है, अपने प्रॉपर नोट्स बना लेना, जो भी अपनी वर्डिंग में PDF फाइल आपके पास होगी ही,
और यहाँ पर आपको जो भी कुछ है मैं सारा कुछ डिटेल में खूब बता रहा हूँ आपको, है ना। इससे क्या आपका सिलेबस जल्दी कवर होगा। अगर आप नोट्स बनाओगे उतारोगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। आपके सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप केवल यहां से समझो अच्छे तरीके से, सारा कुछ मैं डिटेल में लिखवा रहा हूं। हाँ बेटा, अब जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, अगला टॉपिक अपना क्या, संधारित्र। इसको हम बोलते हैं कंडेंसर, और अपने देहाती भाषा में कंडेंसर, जैसे पंखा में होता ना, फैन में होता ना कंडेंसर, और ऐसे ही इसको बोलते हैं कंडेंसर या कैपिस्टर, दो नाम है इसके, कैपिस्टर, ठीक है। कंडेंसर कहो या कैपिस्टर कहो। तो हमारा जो अब बेटा डिस्कशन होगा वो किस पर होगा, संधारित्र पर, कंडेंसर या कैपिस्टर पर। अब देखो होता क्या है कि जैसे आपने कई बार देखा होगा कि पंखा नहीं चलता, कई बार ऐसा देखा नहीं देखा कि पंखा नहीं चलता, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पंखे को घुमाते हैं, हम उस पंखे को घुमाते हैं, और जब उस पंखे को हम घुमाते हैं, ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा घुमा दो फिर पंखा चलने लगता है। ऐसा कभी कभी देखा होगा आपने कि शुरू में हम कहते हैं पंखा नहीं चल रहा, तो हम क्या करते हैं, किसी तरीके से लकड़ी वकड़ी से सहारा लेके उसको थोड़ा सा घुमाते हैं, फिर एक बार वो घूम गया फिर अपने आप चलने लगता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग कहते हैं कि इसका कंडेंसर क्या हो गया है, खराब हो गया, इसका कैपेसिटर क्या हो गया है, खराब हो गया, तभी तो पंखा नहीं चल रहा। तो एक्चुअल में वो कंडेंसर क्या काम करता है बेटा, वो संधारित्र क्या काम करता है, उस कंडेंसर को क्या बोलते हैं हम, संधारित्र बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। तो वो वास्तव में क्या काम करता है, वो वास्तव में क्या होता है बेटा कि जैसे कोई भी काम शुरू में करते हैं तो शुरू में किसी कार्य को करने के लिए क्या होती है, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो कोई ट्रक खड़ा हुआ है, आपसे कहा जाए भैया ट्रक है सरकाओ, ट्रक है सरकाओ, तो आप क्या करेंगे, शुरुआत में जोर लगा के हो जाए ऐसे एक तरीके से, हैं ओ जय बजरंगबली और तो जय सिया राम और सब तरीके के नाम लेके, और फिर क्या करेंगे, उस ट्रक को सरकाने लगेंगे, हैं। तो शुरू में जब क्या होगा, वो ट्रक भारी है तो उसको सरकाने में क्या लगेगा, शुरू में तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, वो बहुत ज्यादा बल लगाना, और एक बार थोड़ा सा सरक गया और फिर तो उसे हम काफी दूर तक ले जाएंगे, हैं। तो कहा तो शुरू में सरकाने में क्या लग रहा है, उसे बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ रहा, और एक बार वो सरक गया हल्का सा तो फिर तो वो उसे लंबी दूरी तक हम ले जाएंगे। तो इसको शुरू में कोई कार्य करने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा ऊर्जा चाहिए। तो बेटा ऐसे ये पंखा होता हमारा, होता नहीं होता, तो ये पंखा होता, शुरू में जब ये पंखा घूमता है ना तो शुरू में इसे घूमने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा ऊर्जा चाहिए, और एक बार ये घूम गया तो फिर उतनी ऊर्जा की जरूरत नहीं होगी। तो ये चीज क्लियर हो गई कि पंखे को अगर हमें शुरू में घुमाना है तो ज्यादा ऊर्जा चाहिए। अब जो आपकी ये विद्युत ऊर्जा आ रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है जो इस पंखे को मिल रही है, ये ऊर्जा इतनी पर्याप्त नहीं होती कि शुरू में क्या कर दे, इसको घुमा दे। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस पंखे को बाहर से भी एनर्जी देनी पड़ेगी। अब ये थोड़ी बाहर से एनर्जी देने के लिए बार बार हम लकड़ी लेंगे और डंडा लेंगे और उस पंखे को घुमाते हुए जाएंगे, ऐसा थोड़ी होगा बार बार। तो हमने कहा यार कोई ऐसा तरीका लगा दें, कोई ऐसी तरीके से ऊर्जा दे दें कि इसको एक बार ऊर्जा वो मिल जाए, हैं, मतलब वो चीज उसको जब जरूरत पड़े वो वाली ऊर्जा उसे दे दे। तो हम क्या करते हैं, इसमें कंडेंसर लगाते हैं। तो कंडेंसर क्या करता है, वो कंडेंसर अपने अंदर ऊर्जा इकट्ठा रखता है। क्या करता है, कंडेंसर अपने अंदर क्या करता है बेटा, ऊर्जा को इकट्ठा रखता है, और जैसे जरूरत पड़ी ऊर्जा उसे देता है। नहीं समझ में, कंडेंसर क्या करता है, अपने अंदर ऊर्जा इकट्ठा रखता है, और जैसे ही पंखे को हम चलाते ना तो कंडेंसर पता है कि अब इसको जरूरत पड़ रही है मेरी, इसे बेचारे को ऊर्जा चाहिए चलने के लिए, तो कंडेंसर क्या करता है, उसको सारा देता है, उसको ऊर्जा देता है, ले, और ऊर्जा लेकर वो फिर वो पंखा क्या रहता है, घूमता रहता है। तो इसका मतलब कंडेंसर ने क्या काम किया, अपने अंदर ऊर्जा को इकट्ठा किया, और जो जरूरत पड़ने पर पंखा को दे दिया, इसका पंखा चल गया। तो कंडेंसर क्या काम कर रहा है बेटा, सोचो क्या काम कर रहा है कंडेंसर हमारा, बताओ क्या काम कर रहा है कंडेंसर, अपने अंदर ऊर्जा को इकट्ठा करने का काम कर रहा है। और इसी कंडेंसर या कैपेसिटर क्या बोलते हैं, संधारित्र। तो संधारित्र क्या काम करती है, क्या काम करती है, अपने अंदर ऊर्जा को इकट्ठा करती है। कौन सी ऊर्जा को, ऊर्जा भी कई तरह की है, कौन सी ऊर्जा चाहिए पंखा चलने के लिए, कौन सी चाहिए, है पैसे की ऊर्जा है, पंखा पे पैसे बरसाए जाओ पंखा पे और तो चल जाएगा, ऐसे थोड़ी है। अरे धन की ऊर्जा चाहिए, कौन सी ऊर्जा चाहिए, विद्युत ऊर्जा। कौन सी है,
विद्युत ऊर्जा। मतलब कंडेंसर जो है हमारा संधारित्र, वो कौन सी ऊर्जा को इकट्ठा रखता है? विद्युत ऊर्जा। और ये विद्युत ऊर्जा कौन देती है? आवेश। विद्युत ऊर्जा कौन देती है? आवेश। आवेश आएगा तो विद्युत ऊर्जा आएगी, आवेश नहीं आएगा तो ऊर्जा नहीं आएगी। तो आप ये कहो कि कंडेंसर या संधारित्र क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को इकट्ठा करती है या आवेश को इकट्ठा करती है? क्योंकि विद्युत ऊर्जा तभी तो मिलेगी जब आवेश होगा, आवेश ही नहीं होगा तो विद्युत ऊर्जा कहां से आएगी? तो संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा साधन है जिसका उपयोग बेटा किस में करते हैं हम? आवेश को इकट्ठा या विद्युत ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। नहीं है बस में समझ में आ गई? कंडेंसर क्या काम करता है, संधारित्र क्या काम करता है? संधारित्र क्या? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग किसको इकट्ठा करने में? विद्युत ऊर्जा को इकट्ठा करने में या विद्युत ऊर्जा को संचित करने में किया जाता है, या ऐसे कहो जिसका उपयोग आवेश को संचित करने में किया जाता है। ऐसी युक्ति और साधन को बेटा हम क्या बोलते हैं? संधारित्र कहते हैं। ठीक है, तो संधारित्र का उपयोग हम किस में करते हैं? विद्युत ऊर्जा को इकट्ठा या विद्युत ऊर्जा को संचित करने में करते हैं। बच्चों बोलो समझ में आई बात? नहीं आई? बिल्कुल आ गई है, 100% आ गई। अब देखो, अब संधारित्र का सिद्धांत। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। संधारित्र क्या है? ऐसी युक्ति या साधन जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा या आवेश को इकट्ठा करने में किया जाता है। ऐसी युक्ति और साधन को हम क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। अगला टॉपिक बेटा क्या? संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत। अब हुआ क्या? सिद्धांत क्या? समझो बेटा, जैसे ये कोई प्लेट है, ठीक है। अब इस प्लेट को मैंने किसी स्टैंड पे रख दिया, मान लीजिए प्लेट है। अब स्टैंड छोड़ो, ठीक है, इस तरह से चलो ये स्टैंड पे रखी हुई है ना। अब मैंने कहा जी मुझे तो ये चालक प्लेट है कोई, है ना, मुझे तो इस पर आवेश इकट्ठा करना है। मैंने कहा चलो ठीक है, आवेश तो इकट्ठा करना है। तो मैंने क्या किया? मैंने आवेश इसको देता गया, आवेश इसको डी क्यू डी क्यू डी क्यू आवेश इसको देता गया, इस पर आवेश आता गया आता गया आता गया, मैं इसको आवेश देता गया देता गया देता गया, और इस पर बेटा आवेश आता गया आता गया आता गया। ठीक है, मैं इसको आवेश देता जा रहा हूं देते जा रहा हूं देते जा रहा हूं, इसी आवेश क्या करते जा रहा है? लेता जा रहा है लेता जा रहा है लेता जा रहा है, इस पर आवेश आता गया। अब क्या मैं इसे जिंदगी भर आवेश दे सकता हूं? क्या मैं हमेशा जब जितना चाहूं उतना आवेश दे सकता हूं? ये मेरे हाथ में नहीं है। ऐसा थोड़ी कर सकता हूं कि मैं इसे जिंदगी भर आवेश देता रहूं और ये बेचारा आवेश लेता रहे। ठीक है, मेरे हाथ में नहीं है कि मैं इसे जितना चाहूं उतनी मात्रा में आवेश इकट्ठा कर लूं, ये मेरे हाथ में नहीं है। क्यों? मुझे पता है कोई चालक कब तक आवेश धारण करता है। बोलो कब तक करता है? मैंने बताया हुआ है। कोई चालक कब तक आवेश धारण करता है? जब तक उसका विभव अधिकतम न हो जाए। नहीं है इसमें, मैंने टर्म बोली होगी विभव, कि किसी चालक को हम आवेश केवल तब तक दे सकते हैं जब तक उसका क्या अधिकतम नहीं हो जाए? जब तक उसका विभव अधिकतम नहीं हो जाए बच्चों। ठीक है, तब तक ये उस चालक को हम आवेश दे सकते हैं। जैसे ही उसका क्या अधिकतम हो गया बच्चों? विभव अधिकतम हो गया, उस चालक को हम आवेश दे ही नहीं सकते। नहीं आई बात में? तो किसी चालक को आवेश कब तक दिया जाएगा? जब तक उसका विभव अधिकतम नहीं हो जाए। जैसे ही विभव अधिकतम हो गया, चालक क्या कहेगा? भैया मेरे पास अब मुझे आवेश की जरूरत नहीं है, और आप दोगे तो भी मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मेरी तो एक कैपेसिटी है कि जब तक मेरा विभव अधिकतम नहीं जाए, विभव का मतलब उसका पेट नहीं भर जाए, जब तक इसका भाई इसका पेट कब भरेगा? जब तक इसकी जो है विभव अधिकतम हो जाए। तो ये जब तक इसका विभव अधिकतम नहीं हो जाए तब तक ये आवेश ग्रहण करेगा, और जैसे विभव अधिकतम हो गया ये कहेगा अब मुझे आवेश नहीं चाहिए, तो जो हम देंगे तो भी वो आवेश इसको न जाके कहां चले जाएगा? बाहर चला जाएगा। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी समस्या आ गई, ये तो बड़ी समस्या आ गई कि हम तो इस पर हमें तो इस पे ज्यादा आवेश इकट्ठा करना, क्योंकि इतने आवेश से अपना काम चलने वाला नहीं है, और हमें क्या करना है? बहुत ज्यादा आवेश इकट्ठा करना है। तो अब ये क्या कहेगा कि भैया अगर तेरे को मेरे पे बहुत ज्यादा आवेश इकट्ठा करना है ना, तो एक काम कर, मेरा आकार बढ़ा दे। क्योंकि हमने पढ़ा कि धारिता किस पर डिपेंड करती है? चालक की धारिता उसकी आकृति और आकार पर निर्भर करती है। आकार बड़ा होगा, जैसे आपको मैंने बर्तन वाला पढ़ाया,
बर्तन वाला केस समझाया। तो मैंने क्या बताया, बड़ा बर्तन होगा तो बड़ा ज्यादा पानी ग्रहण करेगा, छोटा बर्तन होगा तो कम पानी। अगर आपको ज्यादा पानी इकट्ठा करना है तो क्या करो, बर्तन का आकार बढ़ा दो। तो ऐसे अगर आपको ये क्या कहेगा कि भैया मेरी तो एक लिमिट है आवेश धारण करने की, कि मैं एक लिमिट तक ही आवेश धारण कर सकता हूं। अगर आप चाहते हो कि मैं ज्यादा आवेश धारण करूं, अगर आप चाहते हो मैं क्या करूं, ज्यादा आवेश धारण करूं, तो आप क्या करो, आप मेरा आकार बढ़ा दो, मेरी साइज बढ़ा दो। ठीक है, अगर मैं मेरी साइज बढ़ा दोगे तो मैं क्या करूंगा, मैं ज्यादा आवेश धारण कर लूंगा, मेरी साइज छोटी होगी तो मैं कम आवेश धारण करूंगा। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी समस्या आ गई। अब जाके आकार बढ़ाने पे तो अब पंखा बेचारा छोटा सा और कंडेंसर लगा दो इतना बड़ा है। बात चलाने के मतलब पंखे को चलाने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और वो ऊर्जा कब और उतनी ऊर्जा कब मिलती है, जब आकार इतना बड़ा हो और इतने से पंखे पर इतना बड़ा कंडेंसर लगाऊं। तो ये तो यार बात जमी नहीं, ये बात जमी नहीं। तो इसका मतलब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी आकृति और आकार में परिवर्तन किए बिना इस पर बहुत अधिक मात्रा में आवेश इकट्ठा करना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में क्या करना पड़ेगा, आवेश इकट्ठा। जब तो मामला अलग हो गया, अगर मैं इसके क्या करूं बेटा, यदि मैं इसके आकार को बदल देता हूं तब तो बात अलग है। ठीक है, अगर मैं इससे क्या करूं, आकार को बदल दूं, आकार को बढ़ा दूं, तब तो क्या हो जाएगी, तब तो ये ज्यादा आवेश इकट्ठा कर लेगा। बट मुझे तो ये काम करना ही नहीं है ना, मुझे ये थोड़ी कि मुझे इसका आकार बढ़ाना है, आकार बढ़ाना नहीं है, फिर भी क्या करना है, इस पर बहुत ज्यादा मात्रा में आवेश इकट्ठा करना है। तो यही संधारित्र का सिद्धांत है कि संधारित्र का सिद्धांत क्या बेटा, किसी चालक की आकृति और आकार में परिवर्तन करना नहीं है, और परिवर्तन किए बिना उस पर क्या करना है, बहुत अधिक मात्रा में क्या करना है, आवेश इकट्ठा करना है। यही क्या संधारित्र का सिद्धांत है। अब आवेश इकट्ठा कब होगा बेटा, अब मुझे एक चीज बताऊं, मैंने आपको एक चीज बताई कि मैं किसी वस्तु को आवेश कब तक दे सकता हूं, जब तक उसका क्या नहीं हो जाए, विभव अधिकतम नहीं हो जाए। अगर मैं कोई ऐसा तरीका अपनाऊं उसके विभव को अधिकतम नहीं होने दूं, उसके विभव को ही अधिकतम नहीं, या उसके विभव को मैं कम कर दूं किसी तरीके से। जैसे आप आटा भरते हो, क्या भरते हो, आटा है, आटा भरते हो, आपने कोई पात्र लिया, उसमें कन्या तूने क्या किया, आटा भरा है, लेती गई लेती गई लेती गई लेती गई, अब आटे से तेरा वो पात्र पूरा भर गया। अब तेरी मम्मी कहती है कि कन्या इसमें और आटा भर, तो क्या करेगी तू, वह दबाएगी है, दबा दबा, बोला ऐसे करेगी, करेगी नहीं करेगी, उस आटे को क्या करेगी बेटा, दबाओगी ना दबाओगी हैं, उस आटे को आप क्या करते गए, दबाते गए दबाते गए दबाते गए, तो दबाने पर क्या हो गया, उसका तल कम हो गया। पहले उसका तल भर गया था, उसका तल कम हो गया, फिर आपने क्या किया, जैसे ही तल कम हुआ ले आटा और दे, फिर और दबा दिया, और आटा और ले, फिर आटा और ले। तो इस तरह दबा दबा कर आपने उसमें ज्यादा मात्रा में आटा इकट्ठा किया ना किया। तो वही तरीका मुझे इसमें करना है, वही तरीका मुझे इस पे करना। मुझे क्या करना, ये कह रहा है जी मैं कब तक आवेश धारण करूंगा, जब तक विभव अधिकतम नहीं हो जाए। मैं कहूं मैं तेरा विभव भी कम कर देता हूं। भाई तू यही तो कह रहा है तेरा विभव अधिकतम नहीं हो जाए, मैं तेरे विभव को क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा, मैं तेरा तली क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। तो अगर मैं किसी तरीके से इसका क्या कर दूं बेटा, इसका विभव कम कर दूं, और तो अगर इसका विभव कम कर दूं तो विभव कम होने पर क्या हो जाएगा, इस पर और अधिक आवेश इकट्ठा किया जा सकेगा। तो यही संधारित्र का सिद्धांत है। क्या संधारित्र का सिद्धांत, किसी चालक की आकृति और आकार में परिवर्तन किए बिना, किसी चालक की आकृति और आकार में परिवर्तन किए बिना उसके विभव के मान को कम कर दो। किसी चालक की आकृति और आकार में परिवर्तन किए बिना क्या कर दो, उसके विभव के मान को कम कर दो। तो विभव के मान को कम करने पर क्या होगा, उस चालक पर पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित किया जा सकेगा। यही किसका सिद्धांत है बच्चों, संधारित्र का सिद्धांत। समझ में आया संधारित्र का सिद्धांत। तो मुझे क्या करना है, संधारित्र पर अधिक मात्रा में आवेश इकट्ठा करने के लिए मुझे उसकी आकृति और आकार में परिवर्तन किए बिना क्या करना है, क्या करना है, उसके विभव को कम कर देना है, और विभव को कम करके उस पर क्या करना बेटा, पर्याप्त मात्रा में आवेश इकट्ठा कर दूंगा। ठीक है, अब ये तरीका मुझे अपनाना। अब देखो कैसे करेंगे। ठीक है, अब मुझे क्या करना बच्चों, मुझे करना है क्या, इसका विभव कम। अब मैं कैसे करूंगा, क्या तरीका अपनाऊंगा, वो सारा कुछ ध्यान से समझना है। अब मैं इसके सिद्धांत तो आपको मैंने समझा दिया, पेपर में यही आएगा,
पेपर में ये पूछ जाएगा ज्यादातर, एक नंबर में पॉसिबिलिटी है, एक नंबर में आता क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संधारित्र का सिद्धांत लिखिए। आप क्या लिखोगे? संधारित्र का सिद्धांत क्या है? संधारित्र के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी चालक की आकृति और आकार में परिवर्तन किए बिना उसके विभव के मान को कम कर दिया जाए तो उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश इकट्ठा किया जा सकता है। यही संधारित्र का सिद्धांत। अब ये कैसे अपनाएंगे? अब मैं किस तरीके से, क्या मेथड अपनाकर इसके विभव को कम करूंगा? अब मैं उसकी क्या कर रहा हूं बेटा, आपको व्याख्या कर रहा हूं कि मैं किस तरह कम करूं। तो मैंने क्या किया बेटा, एक प्लेट ली, ये रही प्लेट। अब देखो ये प्लेट है ना जो आपको दिख रही है, एक लाइन दिख रही है, लाइन है, ये प्लेट है। क्या है? प्लेट। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटा ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, मैं आपसे ये कहूं क्या दिखाई दे रहा है, तो आप जब सामने से देखोगे ना, सामने से देखो, ये तो पूरी प्लेट है, बट सामने से देखोगे तो आपको ये लाइन दिखाई देगी, हैं? बोलो दिखाई देगी नहीं दिखाई देगी? तो सामने से देखने में आपको क्या दिखाई दे रही है? लाइन। तो आपका फ्रंट व्यू बना हुआ है, तो एक्चुअल में क्या, ये लाइन नहीं है, ये लाइन नहीं है, ये क्या है? ये पूरी पूरी भैया ऐसी क्या है? ये पूरी पूरी क्या है? ऐसी प्लेट है, ठीक है, जिसको मैंने दिखाया इस तरीके से बेटा, ये पूरी प्लेट है। आप इससे क्या देख रहे हो? केवल फ्रंट व्यू देख रहे हो, सामने से व्यू देख रहे हो, ये पूरी प्लेट है, ठीक है। अब देखो तो बेटा ये आपकी एक प्लेट है, ठीक है, ये आपकी एक प्लेट है कैपिटल ए, ठीक है, और इस प्लेट को मैंने किस पे रख दिया? किसी कुचालक स्टैंड पे रख दिया है, ठीक है बच्चों। ये प्लेट है, इसको मैंने क्या किया? किसी कुचालक स्टैंड पर रख दिया। अब इस प्लेट को बच्चों मैं क्या दे रहा हूं? आवेश दे रहा हूं, थोड़ा थोड़ा डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू मैं आवेश देता गया। जब मैं इसको आवेश दे रहा हूं तो ये आवेश इस प्लेट पर आ रहा है, ठीक है, इस प्लेट पर आवेश आ रहा है, आता गया आता गया आता गया। मैं इसको आवेश देता गया देता गया देता गया, मैं इसको आवेश देता गया देता गया देता गया, इस पर आवेश आता गया आता गया आता गया आता गया, मैं इसको आवेश देता गया, इस पर ये आवेश लेता गया, ठीक बच्चों। इस पर आवेश आता जाएगा, मैं इसको आवेश देते जा रहा हूं, इस तरह ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ठीक है। अब इस पर, ठीक है, मैं इसको आवेश देते जा रहा हूं, लगातार आवेश आता गया। अब इस पर हमेशा मैं आवेश दे सकता हूं, इसको हमेशा नहीं दे सकता। ये कब तक आवेश ग्रहण करेगा? कब तक आवेश ग्रहण करेगा बेटा? जब तक क्या नहीं हो जाए, जब तक इसका विभव का मान अधिकतम ना हो जाए, तब तक ये आवेश ग्रहण करेगा। और जैसे ही इसका क्या हो गया बच्चों, विभव का मान अधिकतम हो गया, ये हाथ खड़े कर देगा, भैया अब मेरी औकात नहीं है, मेरा तो पेट भर गया, अब तू चाहेगा तो भी मैं नहीं लूंगा, तू चाहेगा तो भी मैं नहीं लूंगा, अब मैं और आवेश धारण कर नहीं सकता। इसके बाद बेटा अगर आप इसको आवेश देंगे, जब इसका विभव अधिकतम हो जाएगा तो ये अधिकतम आवेश धारण कर चुका होगा। इसके बाद भी अगर मैं इसको आवेश दूंगा तो ये आवेश लेगा नहीं। अब वो आवेश कहां चला जाएगा? वो आवेश धरती मैया को या वायु को चला जाएगा, और आवेश का वायु को जाना कहलाते हैं। वायु का आवेश का क्या हो रहा है? क्षरण हो रहा है। तो अब ये चीज समझ में आ गई कि मैं इस पर एक लिमिटेड मात्रा तक ही क्या दे सकता हूं? इसको आवेश देता गया। और कब तक आवेश देता गया? जब तक इसका विभव अधिकतम नहीं हो गया। जैसे ही विभव अधिकतम हो गया मैंने इसको आवेश देना बंद कर दिया, क्योंकि अभी आवेश लेगा नहीं। अब मैंने कहा अब मैं चाहता हूं इस पर क्या हो, मैं क्या चाहता हूं? इस पर और ज्यादा आवेश इकट्ठा हो। अब और ज्यादा आवेश इकट्ठा करने के लिए एक तरीका मेरे पास क्या, आकार बढ़ा दो। वो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि संधारित्र का सिद्धांत ये है कि आकार को बढ़ा नहीं सकते और आवेश इकट्ठा करना है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसका विभव कम करना पड़ेगा। अब विभव कैसे कम करूं? तो इसके विभव को कम करने के लिए मैंने क्या तरीका अपनाया? मैंने क्या सोचा, मैंने जैसी ये प्लेट ए है ना, सेम ऐसी ही एक दूसरी प्लेट और लेके आ गया। जैसी ये प्लेट है सेम इसी तरह की बच्चों एक दूसरी प्लेट में और लेके आ गया। ये प्लेट भी, ठीक है, जैसी ये सेम ऐसी प्लेट में लेके आ गया। अब जो ये प्लेट भी है, इस प्लेट बी को भी मैंने किस पर रख दिया? कुचालक स्टैंड पर। अब क्या होता, आपने विधि पढ़ी होगी, प्रेरण विधि। थोड़ा ध्यान हो तो मैंने आपको
जब फर्स्ट चैप्टर जब मैंने शुरुआत की थी तो वहां पर मैंने आवेश पैदा करने की कुछ विधियां पढ़ाई थी। उनमें जैसे घर्षण विधि, चालन विधि, और एक थी बच्चों कौन सी विधि, प्रेरण विधि। वहां पर मैंने आपको एक प्रेरण विधि के बारे में बताया था। तो एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पे प्रेरण विधि होगी। होगी क्या, देखो मैं बता देता हूं। एक्चुअल में होगा क्या, ये चालक है, चालक के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोलो होते नहीं होते, और इलेक्ट्रॉन बंधे हुए होते हैं बच्चों, मुक्त होते हैं, बोलो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन बंधे हुए होते हैं, मुक्त होते हैं, मुक्त। ये तो चालक की खासियत है, जिसमें इलेक्ट्रॉन आ जा सकते हैं। चालक क्या होते हैं, वो पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन बंधे हुए, जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त भी होते हैं, क्या होते हैं, चालक। और कुचालक क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन बंधे हुए होते हैं, ठीक है। तो चालक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, नेगेटिव आवेश। कैसा होता है, नेगेटिव। जैसे ही मैंने क्या किया, इस चालक प्लेट को मैंने इसके पास लाया, तो इसके जो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन थे वो खुश हो गए, अरे पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया। क्या आया, पॉजिटिव आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास तो नेगेटिव आवेश है, और उन्होंने क्या देखा, पॉजिटिव वाला। अब नेगेटिव वाला तो क्या होता है बेटा, पॉजिटिव वाले की तरफ क्या होता है, आकर्षित होगा ही होगा, ठीक है। तो उसने क्या देखा, अब इसके इलेक्ट्रॉन बोले अरे पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया, और सब पॉजिटिव को देखने के चक्कर में पॉजिटिव की ओर खिंचे चले गए। और जब खिंचे चले गए तो इधर जाते गए, जाते गए, जाते गए, और तब तक जाते गए जब तक इस प्लेट की जो बाहर वाली सतह पर नहीं आ गए। तो अब जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन किधर आके इकट्ठा हो गए, इस वाली सतह पर आके इकट्ठा हो गए। तो इधर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का दिखता हो गई। अब देखो जो इधर वाले इलेक्ट्रॉन थे, पहले वो इलेक्ट्रॉन यहां पर थे, तो इसलिए जितना पॉजिटिव था पहले उतना ही, भाई पहले मुझे ना तो पॉजिटिव दिख रहा था, और ना इस प्लेट पर पहले मुझे ना तो पॉजिटिव दिख रहा था और ना ही नेगेटिव। क्यों नहीं दिख रहा था, क्योंकि जितने नेगेटिव वाले थे उतने ही पॉजिटिव वाले थे। बट अब क्या हुआ, जैसे मैंने इसको पास रखा तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इन पॉजिटिव के चक्कर में बहकावे में आ गए, ठीक है, और खिंचे चले गए किसकी ओर, पॉजिटिव की ओर। पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया, और पॉजिटिव के चक्कर में इधर भागते गए, भागते गए, भागते गए, और कब तक भागते जाएंगे, जब तक इसके बाहरी वाले सतह पर नहीं आ गए, और यहां पे आके इकट्ठा हो गए, और दूर से देखने लगे, ये रहा पॉजिटिव, मेरा नेगेटिव, ठीक है। तो देखते रहे बेटा। अब यहां पर जो पहले पॉजिटिव वाले थे उनको इधर वाले इलेक्ट्रॉन धोखा देगे नहीं देगे, तो बेचारे अब इधर इलेक्ट्रॉन रहे ही नहीं। तो पहले तो इलेक्ट्रॉन भी थे और पॉजिटिव वाले भी थे, नेगेटिव वाले तो पॉजिटिव वाले, अब नेगेटिव वाले भाग गए, तो इधर अब केवल क्या दिखने लगेंगे, क्या दिखाई देने लगेंगे, भाई पहले तो यहां नेगेटिव वाले भी थे और पॉजिटिव वाले, जिसका उदासीन थे, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब क्या हुआ, अब इसके ये नेगेटिव वाले क्या हो गए बच्चों, इधर भाग गए। जब इधर भाग गए तो अब यहां पे क्या दिखाई देने लगेंगे आपको, नेगेटिव वाले तो होंगे नहीं, क्या दिखने लगेंगे, पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, 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 ठीक बच्चों। तो इधर क्या होगा, इधर नेगेटिव आवेश दिखने लगेगा और इधर पॉजिटिव आवेश दिखने लगेगा। तो इसी विधि को तो बच्चों हम लोगों ने प्रेरण विधि नाम दिया था। यही तो होती है आपकी प्रेरण विधि, ठीक है। एक सतह कैसी हो गई, ऋणावेशित, और एक सतह कैसी हो गई, धनावेशित। अब क्या हुआ, अब ये जो अब यहां पे कुल विभव, अगर मैं इस प्लेट का कुल विभव निकालूं, जब देखो जब ये कुल प्लेट नहीं थी, समझ ध्यान से, अब जो मैं समझाना चाहता हूं, जब ये प्लेट नहीं थी, ऐसा मानो अब ये दीवार है, ये प्लेट नहीं है, तो इसका विभव था 100 वोल्ट। कितना था, 100 वोल्ट, खुद के आवेश के कारण। किसके आवेश के कारण, खुद के आवेश के कारण इसका विभव कितना था, 100 वोल्ट। अब जैसे ही मैंने इस प्लेट को रखा तो इस पर नेगेटिव भी आ गया और पॉजिटिव आ गया। अब नेगेटिव वाला आवेश भी क्या करेगा, इस जगह विभव पैदा करेगा। अब मैं कह रहा हूं ये नेगेटिव आवेश का विभव नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव आवेश का विभव नेगेटिव होगा, पॉजिटिव का विभव पॉजिटिव होगा, क्योंकि विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है, जिसमें आवेश कैसा लेते हैं, चिन्ह सहित। अगर नेगेटिव आवेश होगा तो कैसा विभव पैदा करेगा, नेगेटिव विभव, और पॉजिटिव आवेश होगा तो पॉजिटिव। तो ये इस नेगेटिव आवेश का यहाँ पर विभव कैसा होगा, अब इस प्लेट पर कैसा विभव होगा, नेगेटिव। मैं कह रहा हूं इस नेगेटिव आवेश का ना -20 वोल्ट विभव, क्लियर। अब पॉजिटिव, अब यहाँ पे नेगेटिव आवेश ने कितना विभव पैदा कर दिया, खुद के आवेश कारण कितना था, 100 वोल्ट, जो अधिकतम था, जो अधिकतम, क्योंकि 100 से ज्यादा हो नहीं सकता। अब नेगेटिव आवेश का ने कितना विभव पैदा कर दिया यहाँ पर, -20 वोल्ट। अब पॉजिटिव भी क्या करेगा, विभव पैदा करेगा, बट इसके नजदीक कौन है, इस वाले के, नेगेटिव वाला नजदीक है, पॉजिटिव वाला नजदीक है, बोलो, नेगेटिव वाला नजदीक है। और दूरी जितनी कम होती है, क्योंकि V बराबर होता है KQ/R, दूरी जितनी कम होती है विभव उतना बड़ा होगा।
तो नेगेटिव नजदीक है तो नेगेटिव का विभव क्या होगा, बड़ा, और पॉजिटिव का विभव क्या, पॉजिटिव दूर है, थोड़ा सा दूर तो है, पॉजिटिव का विभव क्या होगा, छोटा। मैं कहा पॉजिटिव का विभव है मान लीजिए 15 वोल्ट, प्लस के 15 वोल्ट, ठीक है, समझ में आया। नेगेटिव के कारण विभव क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों होगा ज्यादा, नेगेटिव कान में कितना विभव लिख रहा हूं बेटा यहां पे, -20 वोल्ट समझाने के लिए, क्यों। और पॉजिटिव कान विभव कितना लिख रहा हूं, 15 वोल्ट। क्यों नेगेटिव कान ज्यादा विभव क्यों है, क्योंकि नेगेटिव प्लेट ए के ज्यादा नजदीक है, तो ज्यादा नजदीक होगा तो विभव ज्यादा होगा, और पॉजिटिव वाला प्लेट ए से ज्यादा दूर है तो विभव क्या होगा, कम होगा। तो अब इसका कुल विभव कितना हो गया, तो तीनों को जोड़ दो, कुल विभव कितना है देखो, 100 और 15 115, या 100 में से 20 गए तो 80, 80 और 15 कितने हो गए 95। अब इसका विभव कितना हो गया 95 वोल्ट। किसका, प्लेट ए का कुल विभव कितना आया 95 वोल्ट। पहले कितना था 100 वोल्ट, तो अधिकतम वैल्यू कितनी है 100। अब कितनी रह गई, अब कितनी रह गई 95। पहले से कुछ कम रही या नहीं रही, पहले से कुछ कम रही, तो पहले से कुछ कम होने के कारण क्या हुआ, अब इसका विभव कम हो गया, तो विभव कम हो गया तो मैं क्या करूंगा, इसको कुछ अतिरिक्त आवेश दे सकता हूं। बोलो दे सकता नहीं दे सकता, पक्का, समझ में आया नहीं आया। तो इसको मैं कुछ अतिरिक्त आवेश यहां पर दे सकता हूं, तो मैंने कुछ अतिरिक्त आवेश इसको दे दिया। अब मैंने क्या किया, जैसे इसका विभव कम हो गया 100 से कम हो गया, इसके कारण मैंने इसको कुछ अतिरिक्त आवेश और दे दिया, इसने आवेश ले लिया, फिर इसका विभव दोबारा से क्या हो गया 100 हो गया। अब मैं चाहता हूं कि इसका विभव बहुत ज्यादा कम हो जाए, क्योंकि अभी मैं इसके विभव को कम, थोड़ा सा ही कम कर पाया हूं, मैं चाहता हूं कि इस पर बहुत ज्यादा विभव कम हो जाए। तो बहुत ज्यादा विभव कम करने के लिए मैंने क्या किया, अब ये डायग्राम दूसरा बनेगा, पहला डायग्राम तो ये होगा, सेम ऐसा दूसरा डायग्राम बनाएंगे आप, मैं यही समझा रहा हूं, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, अब आपने क्या किया, इस प्लेट बी को धरती मैया के साथ जोड़ दिया। किसके साथ जोड़ दिया, धरती मैया के साथ। तो धरती मैया क्या करेगी, धरती मैया क्या करेगी, अब ये हम ये कहेंगे कि ये जैसे मैं इसका जोड़ा तो धरती मैया क्या करेगी, धरती मैया इस प्लेट के पॉजिटिव आवेश को क्या कर लेगी, अपनी ओर खींच लेगी। आप समझने के लिए ऐसा करो, बट वास्तव में ऐसा नहीं होगा। वास्तव में क्या होगा, धरती मैया से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस पॉजिटिव आवेश को उदासीन कर देंगे, और हम बोलेंगे कि ये पॉजिटिव आवेश कहां चला गया, धरती को चला गया। तो ऐसे में धरती से जोड़ने पर ये पॉजिटिव आवेश कहां चला गया, धरती को चला गया। अब इस पर केवल क्या रह गया, नेगेटिव आवेश। अब नेगेटिव आवेश इसके विभव को क्या कर देगा, पहले तो पॉजिटिव, पॉजिटिव इसके विभव को बढ़ा रहा था, अब यहां पे पॉजिटिव है ही नहीं, अब यहां पे केवल क्या है, यहां पे केवल अब नेगेटिव है, और नेगेटिव होने के कारण क्या होगा, अब इसका विभव बहुत ज्यादा घट जाएगा, और जब इसका विभव बहुत अधिक मात्रा में घट जाएगा तो मैं इसको बहुत बड़ा आवेश दे सकता हूं। बोलो दूंगा नहीं होगा। तो अब इस पर केवल नेगेटिव है, नेगेटिव कारण क्या होगा, इसके विभव के मान में बहुत अधिक कमी होगी, और नेगेटिव विभव के मान में बहुत अधिक कमी होने पर क्या होगा, मैं इसको बहुत अधिक आवेश दे सकता हूं, और बहुत अधिक आवेश इकट्ठा कर लेगा। बेटा यही क्या आपका संधारित्र का सिद्धांत है। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, संधारित्र का सिद्धांत कंप्लीट हुआ। तो देखो मैंने चालक की आकृति और आकार में परिवर्तन नहीं किया, चालक की आकृति और आकार में परिवर्तन किए बिना मैंने इस चालक पे क्या कर लिया है, मैंने इस चालक पर बहुत अधिक या पर्याप्त मात्रा में बहुत अधिक आवेश इकट्ठा कर लिया है। यही क्या आपका, यही आपका संधारित्र का क्या बच्चों, यही सिद्धांत है, ठीक है। चालक की आकृति और आकार में परिवर्तन किए बिना उसके विभव में बहुत अधिक कमी कर दी, तो जिसके कारण क्या हो गया, इसमें बहुत अधिक मात्रा में आवेश इकट्ठा हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि किसी चालक की धारिता किस किस बात पर निर्भर करती है, बोलो किस पर निर्भर करती है, माध्यम की प्रकृति, बोलो करती नहीं करती, चालक की आकृति और आकार पे, आकार बड़ा धारिता बड़ी, आकार छोटा धारिता कम। बेटा तीसरा और है, देखो जब ये चालक नहीं था, सुनो ध्यान से, इसकी धारिता कम थी, जैसे मैंने चालक रख दिया, चालक रखने पर धारिता बड़ी घटी, तो 100 से 95 विभव कम हो गया नहीं हो गया, केवल इसको रखने पर क्या हो गया, 100 से पहले कितना वोल्ट विभव था 100 वोल्ट, अब कितना हो गया 95 वोल्ट, इस पर और आवेश आगे नहीं आ गया, मतलब इस चालक के पास में रखने पर इसकी धारिता बढ़ी या घटी। अरे जब मैं चालक पास लाया बी वाला तो इसने कुछ आवेश इकट्ठा किया नहीं किया भाई, मेरी जो संधारित्र, देखो ये केवल हेल्प कर रही है, मेरा काम है इस पर आवेश इकट्ठा करना, ना कि इस पर। तो संधारित्र में ये संधारित्र की प्लेट नहीं है, ये संधारित्र की प्लेट नहीं है, संधारित्र की प्लेट कौन है, संधारित्र कौन है, ये वाला केवल ए है, ये तो सपोर्ट कर रहा, सारा दे रहा है, इसको और पास में रखने पर धारिता बढ़ी या घटी,
इसकी धारिता बढ़ी या घटी? बढ़ी। धारिता बढ़ी मतलब धारिता का मतलब क्या? आवेश ज्यादा धारण कर लिया। जब ये नहीं था तो कम आवेश धारण कर रहा था। इसको पास में रखने पर क्या हो गया? अब इसने क्या किया? जैसे मैंने इसको पास में रखा, इसका विभव क्या हो गया? बहुत कम हो गया। विभव बहुत कम हो गया। अब मैं बता, विभव भी तो कम करना है। विभव कम हो गया तो मैं जैसे विभव कम हुआ, मैंने इसको बहुत ज्यादा मात्रा में आवेश दे दिया। इसकी धारिता क्या हो गई? बढ़ गई। तो इसका मतलब एक पॉइंट और आ गया आपका, क्या? अन्य चालकों की उपस्थिति पर। मतलब पास में अगर मैं किसी चालक के पास कोई दूसरा चालक रख दूंगा तो धारिता बढ़ेगी घटेगी? इसकी धारिता बढ़ जाएगी। तो बेटा किसी चालक की धारिता तीन चीजों पर डिपेंड करती है। किस किस पे बच्चों? माध्यम की प्रकृति पर, दूसरा आकृति और आकार पर, और तीसरा अन्य चालकों की उपस्थिति पर भी क्या करती है? किसी बेटा पॉजिटिव के पास तो नेगेटिव आएगा, इधर नजदीक वाले पे नेगेटिव आएगा और दूर वाले पे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहां पे मन करे पॉजिटिव, यहां पे मन करे नेगेटिव। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना? तो इधर नेगेटिव, पॉजिटिव के नजदीक क्या आएगा? नेगेटिव। इधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव ने क्या कर दिया? इसके विभव को कम कर दिया, पॉजिटिव ने बढ़ा दिया। बट नेगेटिव नजदीक है तो कम ज्यादा हो रहा, बढ़ कम रहा, तो इसका कुल विभव क्या हो गया? कम हो गया। जैसे कुल विभव कम हुआ, मैंने इसको कुछ अतिरिक्त आवेश और दे दिया, इस पर इसकी धारिता बढ़ गई। ठीक है? तो यही संधारित्र का सिद्धांत है। तो किसी संधारित्र की धारिता की तीन चीजें निर्भर करती है बच्चों। किस किस पर? चालक की आकृति और आकार पे, माध्यम की प्रकृति पर, और अन्य चालकों की उपस्थिति पर। ठीक है बच्चों? तो आज का अध्याय यही समाप्त। शेष अध्याय नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग हैं।